साहसी शिकारी हो, हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंप रहे हैं। हमारे पश्चिमी जंगल में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां से लौटने वाले लोग कहते हैं कि जंगल में कोई चालाक प्राणी है जो इंसानों को गायब कर देता है। महाराज, मैं आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी आपसे गुजारिश है कि क्या आपके सैनिक कोई सुराग नहीं ला सके क्या? असफल रहे हमारे सैनिक। जो लौटे हैं वो बेचारे डरे हुए हैं। हमें तुम्हारी बहादुरी पर भरोसा है। तुम्हें इस रहस्य का अंत करना होगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस कार्य को पूरा करेंगे महाराज। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आज तुम्हें दरबार में इतनी देर क्यों हुई? क्या राजा ने कोई आदेश दिया? हाँ सुमति, मुझे राजा ने एक विशेष कार्य सौंपा है। पश्चिमी जंगल में जो रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं, उनका पता लगाने के लिए मुझे जंगल जाना होगा। तुम जानते हो कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें अब इस तरह खतरनाक जगहों पर नहीं जाना चाहिए। देखो सुमति, ये मेरा कर्तव्य है। राजा और राज्य का मुझ पर भरोसा है। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा भला? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा बच्चा तुम्हें पिता के रूप में खो देगा। सुमति, ए सुमति, मैं वादा करता हूँ रे, मैं तेरे पास लौट के आऊंगा। और देखना, हमारी संतान को मुझ पर गर्व होगा रे। नहीं, ऐसे नहीं रोते सुमति, है ना? शांत हो जा। वीरेंद्र अगले दिन जंगल के लिए निकल पड़ा। उसका साहस उसे जंगल के गहरे रहस्य के करीब ले जा रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजा विक्रमसेन का शिकारी हूँ और इस जंगल में रहस्य का पता लगाने आया हूँ। तुम कौन हो? ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। यहाँ आने वाले वापस नहीं लौटते। सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, लेकिन अगर तुम अड़े हो तो भैया जाओ। तुम्हारा सामना अदृश्य शक्तियों से होगा, ध्यान रखना। ऐसा है कि मैं किसी से नहीं डरता। मेरा काम है सच्चाई का पता लगाना, और वो मैं करके रहूंगा। कौन है जो मेरे जंगल में आया है? मैं राजा विक्रमसेन का सैनिक हूँ और मैं तुम्हारी चालबाजियों का अंत करने के लिए आया हूँ, समझे? तुम्हारा राजा भी कमजोर है और तुम भी। ये जंगल मेरा है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम मुझे नहीं जानती। मैं हूँ वो शिकारी जिसका निशाना कभी खाली नहीं गया। रुक जाओ। इतना बोलकर वीरेंद्र ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया, मगर तारा वीरेंद्र से कहीं ज्यादा तेज थी। अगले ही पल तारा की आंखों से रंग बिरंगी रोशनी वीरेंद्र के शरीर पर पड़ने लगी और उसके शरीर में आग लग गई। वीरेंद्र बुरी तरह से दर्द से चीखने लगा। निशाना तो तुम जब लगाते जब तुम मेरे वार से बच पाते,
तुम्हें उस मूर्ख राजा की बातों में नहीं आना चाहिए था। कुछ ही देर में वीरेंद्र जलकर राख हो गया और तारा वहाँ से गायब हो गई। जब वीरेंद्र कई दिनों तक वापस नहीं आया तो राजा विक्रम समझ गया कि वीरेंद्र अब संसार में नहीं रहा। राजा विक्रम गहरे दुख में डूब गया। कुछ दिन बाद राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ से बोला, हाँ, अरे हमारी तो समझ में नहीं आता मंत्री जगन्नाथ कि उस जंगल का आखिरकार रहस्य क्या है। उस जंगल की वजह से हमने अपने प्रिय साथी, जो कि एक बेहतरीन शिकारी था, अरे उसे खो दिया है। हाँ महाराज, बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा तो वीरेंद्र के गर्भवती पत्नी का लग रहा है। वीरेंद्र का बच्चा अभी अपनी माँ की कोख में है और वो तो बेचारा जानता भी नहीं कि उसका पिता जंगल में किसी अदृश्य शक्ति के हाथों मारा गया। हाँ, और यही बात तो हमें खाए जा रही है और हमें तो ऐसा महसूस होता है कि वीरेंद्र की मौत का जिम्मेदार तो सिर्फ मैं हूँ, मैं। अरे काश हमने उसे जंगल भेजा ही नहीं होता। शांत हो जाइए महाराज, शांत। अपने ऊपर दोष मत दीजिए महाराज, यह वीरेंद्र की नियति थी। मुझे विश्वास है कि एक दिन जंगल का रहस्य खोलकर सबके सामने आ ही जाएगा। निश्चिंत रहिए महाराज। इतना बोलकर मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम के कक्ष से बाहर निकल गया। मंत्री जगन्नाथ के कक्ष से बाहर निकलते ही अचानक राजा विक्रम के कानों में किसी स्त्री की आवाज टकराई। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि जादूगरनी तारा की थी। तेरा प्रिय साथी शिकारी तो अपने अंजाम तक पहुंच गया। अब तेरे अंजाम तक